Good morning, class. Hope you all are doing good. So, traders, kings, and pilgrims. This is the chapter which we will be doing today. So, beta, we have formed a new literary club in the class. अब ये get going हम पढ़ने जा रहे हैं. So, there is a boy by the name of Pratyush. She told his mother as soon as he came home. वो अपने घर आते ही उसने अपनी मम्मा को बोला, मम्मा आपको पता है कि एंशियंट टाइम पर कुछ असेंबलीज बनाई जाती थी. ऑन सच असेंबलीज वाज द संगम्स ऑफ द साउथ इंडिया. ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, वहाँ संगम्स बोला जाता था साउथ इंडिया में. उसकी मदर ने उसको बताया. प्रत्युष वंडर्ड what would have been their activities and what have been organized in it is in ancient period. तो उसने सोचा कि ये क्या होते थे, क्यों बनाई जाती थी और क्या एक्टिविटीज एंशियंट टाइम में की जाती थी इन संगम के द्वारा. ठीक है, सो वी हैव लर्न अबाउट द ट्रेड फ्लोरिश्ड. हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहाँ का कल्चर और जो ट्रेड था वो काफ़ी फल फूल रहा था. लेकिन वैदिक पीरियड पे आते आते तक ये ट्रेड जो था वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया. क्यों? क्योंकि बाटर सिस्टम आ गया. विलेज के अंदर लोकल ही लोग आपस में सामान जो है बाटर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज कर लिया करते थे. लेकिन 2000 BC 200 BC आते आते टाउन सिटीज स्टैब्लिश होने लगे थे. हम इस चैप्टर के पहले बेटा पढ़ चुके हैं ना. सो इंडिया जो था वो दोबारा से ट्रेड करने लगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ, जैसे कि चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, अरब कंट्रीज, अफ्रीका, ग्रीस एंड रोम. So it was mainly South India that benefited from this expanding economic and cultural contract. तो साउथ इंडिया ही इस समय पर एक्चुअली बेनिफिट उठा रहा था कल्चरल और इस इकोनॉमिक ग्रोथ का. तो साउथ इंडिया जो था वो गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए जैसे कि पेपर हुआ, कुछ प्रीशियस स्टोन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी था. इनफैक्ट पेपर को रोमन कंट्रीज़ में, रोम में, रोमन एम्पायर में इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था. सो नाउ विल टॉक अबाउट कि कुछ नए किंगडम्स जो कोस्टल साइड्स जहाँ पर समुद्र है उस तरफ नए नए किंगडम्स आ रहे थे. सो द साउदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क बाय लॉन्ग कोस्ट लाइन हिल. हमने ये देखो नीचे ये वाली यहाँ पर डेक्कन साउथ की तरफ हम जाएंगे तो तीनों तरफ पे हम देख रहे हैं, इधर अरेबिक सी है, नीचे पूरा हम लोग वाटर ही वाटर देख रहे हैं. सो जो नए नए किंगडम्स हमारे कोस्टल लाइन, ये जो कोस्टल लाइन है मतलब समुद्र के साथ साथ में नए नए किंगडम्स हमारे उभर रहे थे. और यही एक वजह थी क्योंकि कोस्टल साइड है के साथ में लगे हुए ये जगह है ना साउथ में. तो क्या था, इधर से ट्रेड ज़्यादा अच्छा हो रहा था क्योंकि इजीली जो था आपका कम्यूटेशन था, है ना, कम्यूट लोग कर पाते थे, जा पाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर. सो द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, ये जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमें इस पीरियड की, हमें कहाँ से पता चलती है, संगम लिटरेचर से, जो कि 2000 पोएम्स का एक कंपाइलेशन है. मतलब 2000 पोएम्स एक ही किताब के अंदर इकट्ठे लिखी हुई हैं एंड दैट वर कंपोज्ड इन तमिल. कौन सी भाषा में? तमिल में. दीज वर गिवन. इसी वर्क से हमें, इसी काम से हमें डिटेल पता चलती है कि उस समय पर सोसाइटी, कल्चर या लोगों का रहन सहन किस तरीके का था. ठीक है, सो इट वॉज एन एसोसिएशन और अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स ऑर्गेनाइज अंडर अ पेट्रोनेज ऑफ द किंग ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स. ठीक है, सो इन दीज पोएम्स हम क्या पढ़ते हैं, इन दिस पोएम वी कम अक्रॉस द टर्म मूवेंदार. ठीक है, हम इन्हीं पोएम्स में मूवेंदार नाम की एक टर्म को पढ़ते हैं. सो ये क्या है, तमिल वर्ड है क्योंकि तमिल में लिखी हुई पोएम्स है. इसका मतलब क्या होता है, 3 क्राउंड किंग्स, 3 किंग्स. ठीक है, 3 किंग्स थे यहाँ पर. 3 किंग्स का मतलब बेसिकली क्या है कि 3 रूलिंग फैमिलीज जैसे कि चोलास, चेरास एंड पांड्यास. ठीक है, ये 3 डेनेस्टीज यहाँ पर आपकी थी, मोस्ट पावरफुल रॉयल फैमिलीज थी इस समय पर साउथ में. ये तो इन्हीं के बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं. चोला किंगडम्स के बारे में अगर हम पढ़ते तो इनको चोला मंडलम भी कहा जाता था. पॉपुलरली ये लोग चोला मंडलम के नाम से फेमस थे. सो द चोला रूलर्स अराउंड द कावेरी डेल्टा. सो आसपास जो तब देख रहे हैं हम, चोलास के आसपास क्या था, कावेरी डेल्टा था. तो कावेरी रिवर बह रही थी, उसकी वजह से क्या था, यहाँ की जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी. और ये हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम लोगों का था, मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन लोगों का था. तो जिस जगह पर लैंड फर्टाइल होगी वहाँ पर अच्छी खासा एग्रीकल्चर होता होगा. ठीक है, सो ये लोग कब से कब तक पावर में रहे, 3rd सेंचुरी से 4th सेंचुरी तक ये लोग पावर में रहे. उरायूर इन तिरुचिपल्ली वॉज their कैपिटल. ठीक है, उरायूर यहाँ पर हम मैप में देखेंगे, यहाँ पर देखो चोलास. ठीक है, देख रहे हैं हम उरायूर,
ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कौन थे, चोला किंगडम था। कैपिटल हम देख पा रहे हैं, कैरिकाला वॉज द एबल एंड पावरफुल किंग ऑफ चोला किंगडम। तो कैरिकाला जो था यहाँ का पावरफुल, चोला किंगडम का पावरफुल किंग माना जाता है। चेरास वर कॉल्ड केरला पुत्रास, ठीक है, केरला पुत्रास। ये देखेंगे हम यहाँ पे चेरास हैं, इनको केरला पुत्रास भी कहा जा रहा था, जिस तरीके से चोला किंगडम को चोला मंडलम कहा जाता था। वो प्रेजेंट डे केरला जो है वहां पर उन्होंने रूल किया, और कुछ तमिलनाडु का पार्ट भी उनके अंडर आता था। इनकी कैपिटल क्या थी, वांजी थी, और ये लोग 12th सेंचुरी से तक पावर में रहे, ठीक है। सो हु वाज द पावरफुल रूलर, जैसे कि हमने पढ़ा था, कारिकाला चोला किंगडम का सबसे पावरफुल रूलर माना जाता था। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है नेदुनची रालाथान, वहाँ चेरा किंगडम का सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग माना जाता था, जिसने कि चोलास और पांड्यास के साथ भी कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी। नाउ विल टॉक अबाउट द पांड्यास। पांड्यास जो थे उन्होंने जिनका मॉडर्न एरिया ऑफ तिरुलिवेली जो जगह थी, उस ये देखेंगे नीचे वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने रूल किया, ठीक है। मदुरई तमिलनाडु का जो पार्ट है, रामनाथ और तमिलनाडु का पार्ट मदुरई, वो जो था इनके अंडर आया करता था। इनकी कैपिटल क्या थी, मदुरई थी। निडुजी सियाजिन यहाँ का पावरफुल रूलर माना जाता था। थर्ड संगम, अब क्या है, ड्यूरिंग हिज रेग्न थर्ड संगम वॉज हेल्ड। जो थर्ड संगम था वो इसी के समय पर बना था। तो ये जो किंगडम था वो पर्ल्स, यहाँ पे पर्ल का काम बहुत ज़्यादा होता था। पर्ल मोती होता ना बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था रोमन एम्पायर में। रोमन एम्पायर इस यहाँ के पर्ल को बहुत ज़्यादा ही माना करते थे और पहना करते थे, और उसी का यहाँ पर ट्रेड भी किया करते थे। अब हम पढ़ते हैं संगम गवर्नमेंट क्या है। हेरिडिटरी मोनार्की वो द फुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द संगम एज। अब इस एज को क्या कहा जाता है बेटा, इस एज को कहा जाता है संगम एज। अ किंग एल्डर सन वाज यूजुअली क्राउन्ड एज सक्सेसर। ये हमें पता है, जो किंग का बड़ा बेटा था उसी को राजा बनाया जाता था। कोर्ट ऑफ द किंग वाज इम्प्रेसिव एंड adorned with poets and scholars, sorry. Land tax was a single source of revenue. Land जो tax जो था वो single source of revenue था. Booty collected after a war campaign and tributes for the neighborhood kingdom source of income. ठीक है, तो बोती क्या होता है, एक तरीके का टैक्स होता है जिनको आप हरा देते हैं जिन किंग को, और वहाँ से आप बोती कलेक्ट करते हैं। ट्रिब्यूट्स आपको आसपास के राजा दे देते हैं, तो ये भी एक तरीके का सोर्स ऑफ इनकम उन लोगों का था। बट पार्ट, अब इन लोगों को कुछ पार्ट, इन सब जो ट्रिब्यूट्स या बोती इन लोगों को मिलते थे, उसका कुछ पार्ट इनको अपने सोल्जर्स के साथ में, पोइट्स के साथ में, और जो इनके सपोर्टर्स थे उनके साथ में शेयर करना होता था। हाउएवर द किंगडम ऑफ द साउथ लैक यूनिटी, लेकिन ये था कि साउथ के जो किंगडम थे, ये लोग यूनिटी इन लोगों में इतनी ज़्यादा नहीं थी। ग्रेजुअली ये भी एक रीज़न रहा कि इनका जो था किंगडम जो था डिक्लाइन होने लगा। अब हम ट्रेड एंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। सो द थर्ड किंगडम ऑफ तमिलकम वॉज वेरी रिच। अब थर्ड जो 3 किंगडम्स जो थे ये तमिलकम के, ये तीनों चोला, पांड्यास एंड चेरास बड़े ही ज़्यादा रिच थे, ठीक है। क्योंकि इनको नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलते थे, और जो ट्रेड ये दूसरी कंट्रीज़ के साथ करते थे। गोल्ड हुआ, प्रीशियस स्टोन हुए जैसे कि पर्ल्स, ठीक है, स्पाइसेस, पेपर हमने पढ़ा था रोम में, उसको गोल्ड भी कहा जाता था, ब्लैक गोल्ड। फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क, अभी भी देखते हैं हम, साउथ का सिल्क बड़ा फेमस है ना। जो है वो यूरोप, बाहर की कंट्रीज़ में भी ये लोग ट्रेड किया करते थे। अब ट्रेड की वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है किंग के पास इकट्ठा हो जाता था। प्लस अब वो इस पैसे को जो है अपनी आर्मी को, अपने राज्य को मेंटेन करने के लिए, अपने पोइट, स्कॉलर्स, इन सबको मेंटेन करने के लिए यूज़ किया करते थे। ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारी जो संगम लिटरेचर है उसमें पोएम्स जो अभी हमने पढ़ा, इन पोएम्स के थ्रू बताई जाती है, ठीक है। और गोल्ड, सिल्क और प्रीशियस स्टोन भी ये लोग राजा को दिया करते थे। देख रहे हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन। अब ये कोई उगाते थोड़े ना स्टोन को, ये इन लोगों के पास बाय डिफॉल्ट रिच सोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास थे। सो बेटा अभी के लिए इतना ही हम कर लेंगे इस चैप्टर को। कल आप लोगों को बचे हुए इस चैप्टर के पूरे नोट्स एज एन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय बेटे।